नमस्ते भाई, जितने साथी सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं इस वीडियो के, आप सभी को राम राम भाई। पहले तो मेरी अपील है, कई सारे यूट्यूब वाले साथी हैं, पत्रकार साथी, कोई भी वीडियो जो यहाँ की होती है उसको वे टुकड़ों में काट के रील में चला देते हैं। भाई ये जो टॉपिक है ना, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग का और तमाम जो संवेदनशील टॉपिक हैं, इन पे 1-2 मिनट की बात से बात समझ में नहीं आती, डिस्टोर्ट हो जाती, नुकसान हो जाता है। तो मेरी अपील है, कोई साथी यहाँ से उठा के अगर चलाए तो 1-2 मिनट की मत चलाना, पूरी चलाना, ताकि समाज में कोई गलत तरह का संदेश ना जाए। और तमाम साथी जिस मुद्दे के लिए वहां जुड़े हैं, वो SC/ST के दुरुपयोग के संबंध में विस्तार से मैं आपके बीच में बात अपनी करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा संवेदनशील और जटिल मुद्दा है और इस मुद्दे पे बोलने से सभी कतराते हैं। कतराने के अलग अलग कारण है भाई। थोड़ा बहुत जो भी गांव में जिसको राजनीति की थोड़ी चसक हो जाती है, चाहे सरपंच बनने की इच्छा हो जाए, उसका ये हो जाता है वोट खराब ना हो जाए किसी छोटी मोटी बात पे भी, चाहे बात सही हो चाहे गलत हो। छोटे से लेके बड़ा मुख्यमंत्री लेवल तक का इलेक्शन, सांसदी का इलेक्शन, कोई भी हो, अरे को ये लगता है वह राजनीति खराब हो जाएगी, पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा। तो ये ऐसा बिल्ला बना रखा है ये पूरा मामला कि इसका सबको डर लगता है इसके ऊपर बोलते हुए। तो भाई ये जो है, हमने फैसला कर लिया इस मामले में, इसको ये कह लो इसका गला में गट्टी हम मान देंगे। ये इतना बड़ा जो शोषा बना रखा है, गलत को गलत, सही को सही कहेंगे। तो साथियों, पहली बात तो मेरी ये है कि भाई बिना भाईचारे के किसी का काम नहीं चलता। हम समाज तोड़क और समाज जोड़क की यदि परिभाषा बनाए ना, वो आदमी समाज तोड़क है जो ये कहता है कि मेरा अकेले मेरी जाति से काम चल जाएगा। मैं तमाम दलित साथियों को कहना चाहता हूँ और मेरे जाट भाइयों को भी, सभी के लिए कॉमन बात है। अगर कोई जाट ये कहता है ना मेरे अकेले से काम चल जाएगा, सभी भाइयों को एक बार दोबारा राम राम भाई, सारे जुड़ने लग रहे हो, इसको शेयर करके पहुंचाना भी, ताकि और साथी भी सुन पाए। अगर कोई ये कहता है ना, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे राजपूत, कोई बिरादरी का हो, कि हमारा तो अपने से काम चल जाएगा, हम ही दुनिया के सबसे तगड़े लोग हैं, तो वो आदमी समाज जोड़ने वाला नहीं, तोड़ने वाला है। ये सिंपल सी परिभाषा है। एक व्यक्ति या एक जाति कभी भी अपना काम नहीं चला सकती। समाज में सभी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो आज SC/ST एक्ट के संबंध में जो हम बात करेंगे, वो इसी बात को मद्देनजर रख के करेंगे। हम कोई एक पक्ष ना लेके निष्पक्ष बात करें, ताकि पूरे समाज में, छत्तीस बिरादरी के समाज में समझ में आए कि इसमें गलत क्या है और सही क्या है। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था और लगभग 90 साल हमारे देश पे अंग्रेजों की सरकार ने राज करा। 1858 में तो सीधे सरकार ने ले लिया था, उससे पहले 100 साल कंपनी ने राज करा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो कंपनी के राज में लॉ जो था वो कोडिफाइड नहीं था। जब अंग्रेज सरकार के हाथ में गया हमारा देश, वो सीधे हमारे को राज करने लग गए। ब्रिटेन की जो महारानी महाराजा थे, वो जब देश पे हमारे पे हुकूमत करने लग गए, तो 1860 में इंडियन पीनल कोड बनाया, IPC बनाई, जिसमें अलग अलग तरह के जो अपराध थे उनको लेके दंड का प्रावधान था। अंग्रेज जो थे हमारे देश के वो हितैषी नहीं थे। वो हमारे देश के चाहते थे कि जाने के बाद भी कई टुकड़े हों, 2 तो वो करके वो चाहते थे और 20 टुकड़े हों। और जब तक वो राज कर रहे थे, तब भी कोई मन में ये नहीं था कि हमने कोई एकता रखनी है, कोई अच्छा काम करना है। सिर्फ एक उद्देश्य होता था, ये आपस में हिंदुस्तानी लड़ते रहे और हमारी जो है ना राज जो है निरंकुश राज वो चलता रहे। उन्होंने कोई प्रयास ऐसा नहीं छोड़ा जो देश में विभाजन के लिए जो थोड़ा बहुत भी मौका मिला, वहीं उन्होंने दरार की खाई बनाने का काम करे। तो पहला तो मैं IPC को भी पढ़ा और बाकी हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है SC/ST के वो पढ़ रहा था। अंग्रेजों के राज में भी अंग्रेजों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं करा जो आज SC/ST एक्ट के नाम पे ये जो कानून बनाया गया है, इस तरह का कोई कानून वो भी अपने राज में नहीं लेके आए, जिससे कि देश में और विभाजन पैदा होता। अंग्रेजों को तो बिल्कुल महारत हासिल थी किसी चीज को बड़ा बनाने में। और ना ही जिन लोगों ने देश आजाद कराया, जिन्होंने संविधान लिखा 1950 में जो 26 जनवरी को लागू हुआ, ना ही उनके दिमाग में किसी के ये थी कि वे SC/ST के नाम पे ऐसा कोई प्रोविजन कराया जाए, ऐसा कोई अलग से कानून बनाया जाए। 1950 में संविधान लागू हो गया, उसमें भी कहीं कोई प्रावधान नहीं था। हाँ, उसमें था कि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और कई सारी चीजें थी, लेकिन कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था। 1955 में सिविल लिबर्टीज एक्ट बना था, पीपल सिविल लिबर्टीज एक्ट। उससे पहले अनटचेबिलिटी जो थी, अस्पृश्यता जो थी, छुआछूत जो थी, उसके खिलाफ कानून बना था। लेकिन उनमें भी इस तरह की कोई चीजें नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं। और हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इस समुदाय के खिलाफ अगर कोई क्राइम होता है उसको अलग से ट्रीट करा जाएगा। हेट क्राइम है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, तमाम देशों में हेट क्राइम के खिलाफ अलग से एनेबलिंग प्रोविजंस हैं, एक्ट्स हैं।
लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक एक जाति का नहीं है कि भाई ये फलानी जाति के ऊपर अत्याचार होगा उसको तो हम ये दंड देंगे और बाकी के लिए कोई नहीं। आज अगर मैं जाट हूं, कोई भाई ब्राह्मण है, अगर हमारे को जाति के कारण कोई उत्पीड़न करता है, जैसे वर्क प्लेस में मैं जाट हूं, बाकी सारे किसी और जाति के हैं, अगर वो मेरे को हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं, तो मेरे लिए कोई बचाव का प्रबंध नहीं है, लेकिन कुछ भाइयों के लिए है जो हमारे दलित भाई हैं। तो ये दुनिया में कहीं नहीं है इस तरह का प्रोविजन। हेट क्राइम के लिए मैं कह रहा हूं है, रेस के कारण, आइडेंटिटी के कारण, अगर कलर के कारण कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो गोरे के खिलाफ हो चाहे काले के खिलाफ हो, उसके लिए है। लेकिन इस तरह का ये नहीं है कि एक ही आदमी, 10 आदमी है मान लो सोसाइटी में, भी एक के साथ अत्याचार होगा तो उसको बचाव का तो प्रबंध कर दिया, लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ अगर कुछ होगा तो ऐसा दुनिया के जितना मैंने समझा कहीं नहीं प्रावधान है स्पेसिफिक। लेकिन हमारे यहाँ क्यों आया, कब आया, उसके कुछ वाजिब कारण थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि दलित भाइयों को बराबरी थी, दलित भाइयों पे हिस्टोरिकली बड़े अत्याचार हुए, इस बात को कहने से कोई गुरेज नहीं करा जाना चाहिए। इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाकों में बड़ा कमजोर और बड़ी शोषणकारी सिचुएशंस में रखा गया, इसमें कोई गुरेज नहीं है। हमारे भी जो इलाका है उसमें भी हुए, लेकिन देश आजाद हो गया, चीजें काफी बदल गई, एजुकेशन आई, जागृति आई, सुधार की और चीजें चल पड़ी। और हरियाणा पंजाब में तो हालात ये थे कि हमारे तो यहाँ कोई इस तरह की बात थी नहीं। पंजाब में तो चूंकि सारे सिख हैं और सिख धर्म में जो है छुआछूत या बड़ा छोटा है ही नहीं, वो तो सारे बराबर हैं। तो सिख धर्म में तो कोई था ही नहीं बड़े छोटे वाला, दलित जाट वाला कोई मामला, वैसे कोई मानता रहे अलग बात है। और हरियाणा में जो हमारे मजदूर भाई थे, आज जो अपने आप को दलित कहते हैं, उनका और किसानों का जो लैंड ओनिंग क्लास थी, उनका साझीदार का संबंध था। कोई ये तो संबंध था ही नहीं कि भाई हम और आप कोई अलग हैं। लेकिन जो साउथ के स्टेट्स थे, खासतौर पे मध्य प्रदेश था, बिहार था और उत्तर प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था, इनमें भाई 1975 से लेके और 85 के बीच में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मास मर्डर हुए। भीड़ ने कई लोगों को इकट्ठा जला दिया, कहीं मार दिया। आदिवासी बेल्ट में खासतौर पे इकट्ठे 15 एसटीज को मार दिया गया। और ऐसे हुए कि उच्च जातियों ने ऐसी बातों पे, जैसे घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे दलित को, अगर वो चढ़ गया तो फिर उनके 10 घर वालों को मार दिया। इस तरह की कई घटनाएं खासतौर पे 75 से 85 के बीच में हुई, और जिसके कारण पूरे देश की जो संवेदना थी वो उमड़ी हुई दलित भाइयों के साथ उनकी कास्ट आइडेंटिटी के कारण गलत हो रहा है। तो उसको लेके संसद में बार बार आवाज उठी, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई, और 15 अगस्त 1987 को उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने घोषणा करी लाल किले से कि भाई हमारे जो दलित हैं, SC STs हैं, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन होगा, SC ST एट्रोसिटीज, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बनाया जाएगा। वो बनाया गया और वो 89 में, सितंबर के महीने में 89 में लागू कर दिया गया। 89 में लागू जब करा गया था तो उस समय भी उसमें इस तरह का कोई मामला नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय तो ये एक्ट था ही नहीं। कई बार चूंकि हमने पढ़ा नहीं था, हम ये मानते थे जैसे संविधान में आरक्षण दिया गया है वैसे ही कोई ऐसा प्रोविजन कराया गया होगा, वो ऐसा कुछ नहीं था। ये 1989 में लागू हुआ, और लागू होने के टाइम में इसके जो सेक्शंस थे, इसके धाराएं थी, वो इस तरह की नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं। 1989 से लेके और 2014 तक ये ठीक ठाक चीजें चलती रही। अगर कोई इनियस क्राइम होता है, अगर कोई सीरियस क्राइम होता है, क्योंकि बनाया भी इसलिए गया था कि वह दलित होने के कारण अगर कोई मास उनके खिलाफ कोई राइटिंग होती है, दंगा होता है, उनको मारा जाता है, उत्पीड़न उस वजह से किया जाता है, बॉन्डेड लेबर कराई जाती है, मतलब बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, और जैसे घोड़ी पे चढ़ना, किसी कुएं से पानी ना निकालने देना, इस तरह की कोई चीजें होती है पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके, तो उनके खिलाफ ये सारा कानून बनाया गया था। इस कानून में, इसके सेक्शन 18 में ये प्रावधान था कि भाई बेल नहीं, एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक उसमें यह भी था कि बिना जांच के FIR दर्ज नहीं होगी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी। ये 89 के एक्ट में था। तो लगभग ये मान के चलो 11 और 14, 25 साल तक ठीक ठाक चलता रहा, ठीक ठाक इसका जो जरूरी चीजें थी इसमें होती रही। लेकिन 2014 में भाई बड़े मेरे को अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने सारों ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करा और उसी की बुराई करनी पड़ रही। 2014 में सरकार जाने से पहले कांग्रेस ने 2 खुट्टे गाड़े आगे ताकि दोबारा आने का प्रबंध हो जाए। पहला तो आचार संहिता लागू हुई थी मेरे ख्याल से 6 या 7 मार्च को, 2 या 3 मार्च को जाटों को आरक्षण दिया। जाटों को केंद्र में कांग्रेस पार्टी ने जाते जाते ऑर्डिनेंस लाके, अध्यादेश लेके आरक्षण दे दिया। दूसरा वे
4 मार्च को SC ST के एक ऑर्डिनेंस लेके आए, उसमें चेंज कराया गया। और आज हम जो देख रहे हैं ना SC ST का स्वरूप, जिसकी वजह से इतने झगड़े बढ़ रहे हैं, रोज का जहर बढ़ रहा है, वो 2014 में एक अध्यादेश लाया गया था, उसी में सारी चीजें डाली गई थी। 2014 में कांग्रेस तो चली गई, लेकिन वो अपना 2 चीजें डाल गई, वे जाटों का आरक्षण और SC ST का एक ऐसा चेंज करके चली गई जो उनको ऐसा लगता था कि वे भाजपा की सरकार आने लग रही है। और भाजपा की सरकार चूंकि माना जाता है प्रकाश की सरकार है, जो कुछ जातियां उनकी सरकार है, तो कांग्रेस को ऐसा लगता था कि वे बीजेपी की सरकार आते ही जो हम अध्यादेश लेके आए हैं, इसको कानून तो बनाएगी नहीं, अपने आप 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। तो कल को हमारे को कहने को बात हो जाएगी, देखो हमने तो कानून बनाया था, हमारे दलित साथियों ये बीजेपी वाले देख लो, इन्होंने उसको आगे नहीं चलाया। दूसरा, जाटों के लिए कहने को बात हो जाएगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था जो 2014 का आरक्षण कांग्रेस ने दिया था, उनको पता था वो आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगा। तो दोनों उनके पैतरे तो इसलिए थे भाई कि आगे बीजेपी के गढ़ में सांप डाल दिया जाएगा कि इन्होंने जाटों का आरक्षण छीन लिया, इन्होंने दलित भाइयों का जो हम दे के गए थे इनको SC ST एक्ट का जो एक अमेंडमेंट था वो इन्होंने वापस छीन लिया। तो कांग्रेस तो करके चली गई, बीजेपी की मजबूरी होगी। अब जाट तो चूंकि वो जाटों को तो कोई वोट बैंक मानता नहीं, जाटों ही तो वोट में कहते हैं ना वे गिनती से बाहर हो रहे हैं, जाट तो वोट दे ना दे, इस पार्टी ने भाजपा ने ऐसा प्रबंध कर रखा है चाहे एक भी ना दे तो भी सरकार बना जाते हैं। तो जाटों का आरक्षण को तो उन्होंने कहीं नया उस पर तो कराया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कराया, बात रद्दी खाते चली गई। लेकिन SC ST का जो अध्यादेश था, जो ऑर्डिनेंस था, उसको इन्होंने वैसे का वैसे कानून बना दिया। 2016 के शुरू में वो लागू हो गया। आज जो भी हम ये देख रहे हैं, रोज के झगड़े, रोज के ड्रामे, ये उसके बाद शुरू हुए। आप ये कहते हो ना मेरे बुजुर्गों के टाइम में ऐसा नहीं होता था, उसका बड़ा कारण ये था उस समय इस तरह की चीजें कानून में ही नहीं थी। 2016 में जो ये कानून बना, 14 में जो ऑर्डिनेंस आया, उसी में ये कई सारी चीजें डाली गई। सबसे बड़ी तो इसमें ये मुआवजे वाला मामला डाल दिया गया कि वह SC ST किसी भाई पे यदि अत्याचार होता है, उससे पहले सरकार अपनी तरफ से मदद कर देती, इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन कर दिए गए। उस समय पता नहीं कितना डाला गया था, लेकिन आज है वो 85,000 से लेके और 8.25 लाख रुपए का। साउथ के स्टेट में, इसमें तमिलनाडु में तो मेरे ख्याल से 1 लाख से 12 लाख का है। यदि किसी दलित भाई पे, किसी शेड्यूल ट्राइब के भाई पे अत्याचार होता है, अत्याचार की परिभाषाएं हैं, उसको 1 लाख से और 12 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। 25% FIR दर्ज करते ही, आप ये सोचते हो ना छोटी बात पे FIR दर्ज कर दी, उसमें वो चीजें जुड़ गई हैं सारी। FIR दर्ज कराओगे तो 25% जिस तरह का अपराध होगा, छोटा अपराध बड़ा अपराध, 25% FIR दर्ज करते आपके, चूंकि आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, आपको वो मिलेगा। 50% चार्जशीट फाइल होते ही मिलेगा। आपने मान ले लोग बाग के कहने से, समाज के कहने से वो बात का समाधान नहीं कराया, चार्जशीट हो गई, अगला आदमी, तो 50% तब मिल जाएगा और 25% आपके केस के फैसले के बाद। तो सबसे बड़ा तो ये कराया गया 2014 में ऑर्डिनेंस में और 16 के इसमें कानून में कि मुआवजे का प्रावधान डाल दिया गया, लाखों रुपए का डाल दिया गया। दूसरा, इसमें जो आज के दिन टकराव की जो पोजीशन बन रही है कि पब्लिक प्लेस पे किसी को कास्ट की वजह से अब्यूज करा जाएगा, मतलब कास्टिस्ट अगर किसी तरह की कोई गाली दी जाएगी पब्लिक व्यू में, तो वो इसमें डाल दिया गया। 89 में ये प्रावधान था कि जो इनियस क्राइम है, कोई दलित होने की वजह से, ST होने की वजह से यदि किसी के ऊपर कोई गंभीर अपराध करता है, हत्या, बलात्कार और इस तरह की लूट, जो इनियस क्राइम था 10 साल से जिसमें ज्यादा की सजा थी, उसको लेके सारे प्रोविजंस थे। लेकिन 14 में तो छोटे से बड़ी मतलब ये डाल दी गई, वे अगर मुंह से अगर ऐसे जेस्चर कर दिए ना कि मुंह से गाली निकाल रहा है, वो भी इसमें आ गया। दूसरा, इसकी परिभाषा में सोशल बाइकआउट डाल दिया गया। सोशल बाइकआउट की कोई परिभाषा ही नहीं है। अगर मैं आपको किसी को तंग करता हूं, मेरे को किसने ये राइट दे दिया कि मैं आपके घर जा सकता हूं, मैं आपकी दुकान से सामान खरीद सकता हूं, या मैं आपके खेत में जाके मजदूरी कर सकता हूं? ये तो कहीं भी नहीं है। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, राइट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। मेरी मर्जी है भाई, मैं किसी को आने दूं, किसी को ना जाने दूं, किसी दुकान से खरीदूं, किसी से ना खरीदूं। लेकिन सोशल बाइकआउट के नाम पे इसको इतना सब्जेक्टिव कर दिया गया कि उसकी आड़ लेके कहीं से को 4 शब्द अपने रिकॉर्ड करके कि वे फलाने तेरा सोशल बाइकआउट है, और उसके नाम पे SC ST का मुकदमा दर्ज हो जाता है। और सोशल बाइकआउट, मैं बताऊं, इतनी बड़ी उसकी परिभाषा है कि उसमें छोटी बात भी गिनती में आ जाती है। बाटला वाले मामले की मैं बता रहा था। तो ये जो भाई 2014 के बाद जो ये जहर बढ़ा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राजनीतिक वोट बैंक के चक्कर में, मैं दोबारा दोहराता हूं, जाटों को कोई वोट बैंक नहीं मानता है, मेरे ख्याल से राजपूतों को भी नहीं मानता, जो ये अपर कास्ट है इनको मानता ही नहीं है कोई वोट बैंक। लेकिन दलितों के बारे में बड़े मेरे को दुख से कहना पड़ रहा है भाई, अब तक भी आपको दलित भाइयों, आपको वोट बैंक ही माना जाता है। आपके जो बुनियादी मुद्दे है ना, जो आपके समाज को आगे लेके जाने वाले हैं, जो असली में जो सामाजिक आर्थिक बराबरी है,
उस वाले मुद्दों पे चर्चा नहीं करी जाती। भाई इकट्ठे होकर वोट कैसे दे देंगे, ये इस नाम पे दे देंगे हमने SC ST का फलाना अध्यादेश लागू कर दिया, इस नाम पे दे देंगे हमने तुम्हारे को फ्री सिलेंडर दे दिए, इस नाम पे दे देंगे अगर हमने तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले को ऐसे ऐसे फांसी चढ़ा दिया। तो ये 2016 से लेके अब तक का जो जहरीला वातावरण बन रहा है, इसमें ये टोटल वोट बैंक की राजनीति है। और ये वोट बैंक की जो राजनीति है भाई, ये देश में अनंत काल से चल रही है और अनंत काल तक चलेगी। इसका सोल्यूशन नजदीक भविष्य में संभव नहीं है। और अगर कोई प्रयास करेगा तो उसको इनके पास 100 तरह के हथियार हैं नए नए चलने वाले, और जहां लालच भी आ जाए और जहां डर भी आ जाए वहां तो फिर चीज कोई बचती नहीं है। डर दिखाया जाता है, जैसे मुसलमानों को दिखाया जाता है ना हिंदुओं की सरकार आ जाएगी, हिंदुओं को दिखाया जाता है मुसलमान काट खाएंगे, ऐसे इन दलित भाइयों को डरा दिया जाता है जाटों की सरकार आ जाएगी, ये पता नहीं छावनी बना देंगे, फूक देंगे, ये कर देंगे। तो डर और साथ में लालच, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो इन दोनों चीजों के घालमेल से, इस कोकटेल से, डर और लालच की कोकटेल से ऐसी राजनीतिक मोर्चाबंदी, ऐसी योजनाएं, ऐसे तरीके, ऐसी पॉलिसीज पार्टीज ने बना ली हैं कि उनका तोड़ मेरे पास नहीं है। या आप जो साथी बैठे हैं जो थोड़े से जागरूक हैं, जो इस पार्टीबाजी की राजनीति से अलग हटके समाज का सही और गलत सोचते हैं, उनके पास भी नहीं है। लेकिन हम चूंकि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, ये मान लेंगे तो राजनीति का मुद्दा है भाई, इनमें हमारी कोई बड़ी भूमिका है नहीं, तो हम घर बैठ जाएं, तो मेरे भाई वो संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि इसका दुरुपयोग होता होता हमारे गांव वाले मामले में इस लेवल पे आ गया कि पहले जो पीड़ित होया करते, पीड़ित होने की वजह से जो ये कहा करते हम दलित हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो, हमारे को प्रोटेक्ट करे, हमारे को मुआवजा दे, आज वो दलित पे अत्याचार की परिभाषा ये आ गई कि जिसने रेप और मर्डर जैसे गंभीर अपराध कर रखे हैं, वो भी ये कह के कि मेरे तो ये झूठे आरोप लगा रखे हैं। चाहे DNA मैच हो गया, फैसल की रिपोर्ट आ गई, चार्जशीट हो ली, सब हो लिया, 3 तरह की जांच में साबित हो लिया, लेकिन उनके पास ये कहने का बिल्कुल अधिकार है कि जी हमारे पे तो झूठे अधिकार है, झूठे लगा रखे हैं। अगर पुलिस के कोई रिपोर्ट लाए तो पुलिस जातिवादी गुंडा घोषित कर देते हैं। अगर कोई बड़ा अधिकारी जाट जाति का मिल जाए, कोई अपर कास्ट का मिल जाए, उसको कह देंगे जातिगत मानसिकता के कारण इसने गलत जांच करी है। खुद की जाति का मिल जाए तो उसको कह देंगे रुपये में खरीद रखा है। मतलब हर बात के ऊपर कहीं तो आदमी स्टैंड ले, कहीं तो जाके उसकी रुके। मैं दोबारा दोहराता हूं, यदि कोई मान लो DSP स्तर का अधिकारी जांच करता है इस तरह के केसों की, DSP स्तर के अधिकारी ने कह दिया मामला झूठा है, उसकी उठा के SP को लगा देंगे कि जी नीचे वाला अधिकारी अगर वो जाट या ब्राह्मण या किसी अपर कास्ट का हुआ तो कह देंगे जातिवादी मानसिकता के कारण करे, नहीं हुआ खुद की जाति का हुआ तो कह देंगे इसको पैसे दे दिए जी, गांव वालों ने इकट्ठा करके लाखों दे के, और ये तो हमारे खिलाफ बना लिया, SP के लगा दी। अगर SP भी वो रिपोर्ट को रखता है ऐसे कैसे, वहां से उठा के भाई DGP के लगा देंगे, होम सेक्रेटरी के लगा देंगे। उसके बाद कोर्टों में आम जो आदमी है वो इतना डरता है, और डरता जायज डरता है। रोज मुकदमे, रोज हैरेसमेंट कौन फेस कर सकता है? हर आदमी जीवन में शांति चाहता है, छोटी मोटी गलती हो जाए उसका ये नहीं होता कि वो जीवन भर तंग रहना पसंद करता है या सह सकता है। एक माजरा का था भाई, कुमार भाई है हमारा, उसके खिलाफ वहां लेन देन का मामला था। उसने किसी को पैसे दे रखे थे, 1 लाख सवा लाख रुपए, वो जैसे देते हैं ना ब्याज पे 2 रुपये सैकड़ा पे, तो उसने 6-8 महीने बाद वो पैसे मांगे। वो सामने वाले ने जो था उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। 1-2 बार बात हुई, 2 महीने का टाइम दिया गया। 2-4 महीने बाद उसने जो लेनदार था उसने मना कर दिया, नहीं देता, नहीं देती। तो उसने कहा वे देता क्यों नहीं, मेरे पास चेक है, मेरे पास सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं। उसने वो थाने में चला गया जी मेरे पैसे नहीं दे रही, फलानी को दिए थे। तो उसने फलानी ने क्या कराया, वो सारी चीजें उठा के और रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया कि फलाना फलाना आदमी तो मेरे साथ ये गंदी हरकत कर रहा है जी, और मेरी वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और मेरा उत्पीड़न कर रहा है जी, और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। DSP ने जांच करी, जांच में वो नहीं पाया गया। उसके बाद नहीं माने वो, उसके बाद आगे SP ने जांच करी, SP को भी वो कराया। उसके बाद वो कोर्ट में चला गया, बेल लिया, उतने से बात नहीं बनी, वो मुकदमा खारिज हो गया, नया मुकदमा फिर लगवा दिया। उसके बाद फिर नया कोई ड्रामा छेड़ दिया। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी आदमी, वो भाई हमारे पास आया तो उसका फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना था कि जैसे आदमी आत्महत्या कर ले। तो ये इसके प्रोविजंस है ना कि कहीं भी जनरल कास्ट वाली तो सुनवाई होती नहीं, और इन भाइयों की सुनवाई तो करनी पड़ती है। वोट बैंक का मामला है, 1 मिनट में सरकार की गुंडी घूमेगी, कोई अफसर ना एप्लीकेशन स्वीकार करे। असल में तो एक्ट में ही ऐसा कर दिया गया है, ना तो एक्ट से ना हो तो ऊपर से गुंडी घुमा देते हैं कि ना भाई वोट खराब हो जाएंगे। अब ब्राह्मण मारा जाए वोट खराब नहीं होते, जाट मारा जाए, गुर्जर मारा जाए, राजपूत मारा जाए, कोई मारा जाए वोट खराब नहीं होते। पता नहीं ये कौन सा ऐसा वोट बैंक है, इनको बिल्कुल ही राजनेताओं ने कोई भेड़ बकरी मान लिया है क्या? तो ये जो सारा हैरेसमेंट का खेल है, इससे आदमी हाथ जोड़ के तंग आ जाता है, कहता है भाई कुछ ले दे के बात का समाधान करो। ऐसा बहुतों बार होता है।
और वो होता होता हमारे वाले मामले में इस लेवल पे आ गया कि भाई इनको भी इतना अरेस्ट कर दो, अब बिला सुप्रीम कोर्ट से जांच कराएंगे, सीबीआई से कराएंगे, भाई ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन से करा लो, हम तो चाहते हैं बड़ी जांच हो। लेकिन हर आदमी, भाई मैं फिर कह रहा हूं, इतनी हेरेसमेंट और इतनी भागदौड़, 6 से 8 महीने कोर्टों के चक्कर से तंग आ जाता है, सरेंडर कर देता है। इस वजह से ये जो SC ST के नाम पे ये ठेकेदार जो बन गए हैं, 20-30 ठेकेदार हो गए हरियाणा में, वो अपनी दुकानदारी के लिए उनको बिल्कुल एक बढ़िया फर्टाइल ग्राउंड मिल रहा है। कौन उनसे टक्कर ले, वे किसके पास खाली समय है, और किसी के पास खाली है उसने अपनी राजनीति करनी है। किसी ने गांव में सरपंच बनना है, किसी ने MLA बनना है। अगर कोई बोल गया तो वोट खराब हो जाएंगे। गांव वाले के जो भावी सरपंच उसको डर लगता है 400 वोट खराब हो जाएंगे, तू हार जाएगा। MLA कोई बनने का इच्छुक उसको लगा भाई इनके अगर कोई बात कह दी, ये भाई अगर खिलाफ हो गए तो तेरी राजनीति मारी जाएगी। इस चक्कर में वो कहते हैं ना टपके वाला डर, वो टपके वाले डर के चक्कर में आज रेप और मर्डर के आरोपी भी विक्टिम बने हुए हैं। वो SC ST कमीशन से मुआवजा मांग रहे हैं। और ये कहते तो ये था ना कि ये फलाने फलाने तो अत्याचारी हैं, शोषणकारी हैं। इनकी भाषा देखिए आपने, जो इनके 20-30 ठग, जो 20-30 इनके बड़े ठेकेदार है ना, बड़े नेता हैं, इंटरनेशनल जो क्लास है, उनकी समझ का स्तर, सोच का स्तर, संस्कार का स्तर, और वो इतने उत्पीड़ित हैं, वो सीधी नाम लेके गालियां देते हैं जातों को, सीधी हर जाति को मन मर्जी की जितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करे वो करने की छूट है उनको, क्योंकि बोलने वाला कोई है नहीं भाई। और ये फिर कहते हैं हम तो अत्याचार कर रखा है, देखो साथियों हमारे पे अत्याचार कर रखा है। तो भाई ये जो मामला है, हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। पड़ोसी के घर में आग लगी, हम सोच लेते हैं कोई नहीं, पड़ोसी के लग रही है, मेरे तो नहीं लग रही। वो जो मानसिकता है, इसी मानसिकता के कारण हमारा देश 1100-1200 साल गुलाम रहा, और इसी मानसिकता के कारण आजादी के बाद भी हम उस स्तर का समाज नहीं खड़ा पाए जो एक विकसित देश के लिए, एक बड़े देश के लिए, एक महान देश के लिए जरूरी है। आज भी सोचते हैं पड़ोसी का नाश हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा। तो ये जो मानसिकता है भाई, ये लेके बैठ जाएगी, और इस मानसिकता के खिलाफ यदि हम खड़े नहीं होंगे, जिसमें थोड़ी सी हिम्मत है, तो दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा। और एक को भगवान इतनी ताकत नहीं देता, हर एक को इतनी क्षमता नहीं देता कि दूसरों की लड़ाई लड़े। जिनको दे रखी है, चाहे वो राजनीतिक दे रखी हो, चाहे सामाजिक दे रखी हो, सबको मजबूत होना पड़ेगा भाई। कहीं वोट बैंक के चक्कर में और कहीं SC ST के नाम पे बिला मुकदमा लगवा देंगे, इसके नाम पे घर पे बैठोगे तो ये तो मैं कहता हूं ना, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। कल को आदमी मार के भी मुआवजे मांगे जाएंगे, आदमी मार के भी कहा जाएगा इन्होंने खुद मार लिए, आदमी मार के भी कहा जाएगा इन घर वालों ने मार लिए। गंदे से गंदे आरोप लगाए जाएंगे जो कहीं प्रूव ना हो। किसी भाई पे अगर आरोप लगा दिया जाए कि इसने फलाने के साथ गलत काम कराया, उसकी क्या इज्जत वापस आ जाती है? इनको तो 1 मिनट लगता है लिखते हुए। हमारे गांव के 5 भाइयों पे लिख रखा था, अब दोबारा कोर्ट में जाके लिख दिया। इनको लिखते हुए शर्म नहीं आती। और इसमें जो एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट कराया था सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में, वो बीच में रह गई थी बात। 2016 में जो ये कानून लागू हुआ, दोबारा से ये अमेंडमेंट आया। 18 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिना इंक्वायरी के FIR नहीं होगी, और FIR होने के बाद जो गिरफ्तारी है, उस गिरफ्तारी से बचाव के कई सारे प्रावधान कर दिए। साथ में क्या कर दिया कि अगर झूठी पाई जाती है कोई SC ST की जो दरखास्त है, तो काउंटर में सजा होगी, इसी में प्रोविजन करना पड़ेगा। तो इसके खिलाफ जो हुआ मामला, देश बंद का ऐलान हुआ, आगजनी और घटना हुई, सरकार ने 2018 में ही उसको रिवाइंड कर लिया। 19 में वो दोबारा अमेंडमेंट लाके जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सुधार कराया था, उसको फिर पर्दा ढक दिया। तो ये जो सारा आज के दिन मामला बढ़ गया भाई, देश को, समाज को जो तोड़ने वाले लोग हैं, उनको एक मौका मिल गया कि भाई इस नाम से सारी बिरादरियां डरती हैं, सारा समाज डरता है, और इसके नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कुछ भी करने की भाई सैचुरेशन पॉइंट आ गया। मैं कोई खाली नहीं था। एक वो कई भाई कह रहे थे बोला वो वकील है कि नहीं है। भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2012 में पास आउट हूँ, कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, नॉर्थ कैंपस में है ये। और वो उस समय देश की शीर्ष रैंकिंग में था। अब तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई, लेकिन उस समय हमारा जो कॉलेज था, हमारी फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो देश की टॉप में थी। एशिया की गिनती की मेरे 5-7 में होगी। लेकिन ये पढ़ाई करके वकालत की, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं कोर्ट में काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मैं अपना सारा जीवन वहां लगा दूं। मैंने ये समझा कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रह के अपने और अपने समाज की जो भी गलत सही है उसकी लड़ाई लड़ूंगा। और बाकी कोई काला कोट पहन के यदि आंदोलन इस तरह की बातें करता है, वो जो वकील का जो एथिक्स है, वकालत के जो बार वकालत होती है ना कोर्ट के अंदर, उसके एथिक्स नहीं है कि भीतर एक अपराधी को डिफेंड करो और बाहर पब्लिक को आगे कहो कि ये बेचारा है, इसको बचाओ। ये इजाजत नहीं देता एडवोकेट्स एक्ट।
लेकिन फिर भी चूंकि आवाज कोई उठाता नहीं है तो चल रहा है। तो भाई मैं दो काम, या कोई भी वकील है दो काम नहीं कर सकता। कोर्ट के भीतर या तो लड़ाई लड़ सकता है कानूनी तरीके से, या बाहर सड़कवाड़ी लड़ सकता है। तो मेरे को ये लगा कि अंदर की बजाय मैं बाहर लड़ाई लड़ूंगा। मेरे पीछे की जो चीजें थी वो भी ऐसी थी, तो मैंने काला कोट पहनने की बजाय, मेरा रजिस्ट्रेशन था बार काउंसिल में, अभी वो एक्सपायर हुआ है, तो मेरी इच्छा थी सड़कवाड़ी लड़ाई की। तो मैं वकालत मैंने कर रखी है भाई, लेकिन मैं रोजी रोटी के लिए काले कोट वाला वकील नहीं हूं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लॉ की जानकारी नहीं है, ना इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी आवाज उठाते हुए संकोच करना चाहिए। तो लबोलुआब कुल बात का ये है भाई कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब इससे आगे कोई कहते हैं ना सहन करने वाली बात है नहीं। और भी बहुत सारी कड़वी बातें हम आपस में बैठ के करते हैं, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकता मैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहने की नहीं है। ना तो साथियों में बैठ के हमने सारी बातों का करार, ये भी जितने ये ठेकेदार हैं इनमें से भी कई मेरे को जानते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखा है, उनको ये भी पता है मैं करने पे आ गया तो क्या कर सकता हूँ। और वो आपस में जब बातें होती हैं, कई टोंट में कहता हूं मैं, तो मानते हैं इस बात को कि अब हम गलत करने लग रहे हैं। तो भाई पहले तो दलित भाइयों से, एक समाज या एक जाति एक व्यक्ति कभी संपूर्ण समाज नहीं हो सकता। अगर किसी ने आपके दिमाग में डालने का प्रयास शुरू कराया है तो वो आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है। वो आपको अलग ले जाके किसी न किसी माध्यम से अपना खुद का उल्लू सीधा करना चाहता, आपका भला नहीं चाहता। अगर आपका भला चाहता होता तो आपके लिए रोजगार की बात करता, वो आपके लिए शिक्षा की बात करता, शिक्षा के प्रावधान कराता, आपके अपलिफ्टमेंट की बात करता। लेकिन जो एक आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 50 आदमी आपके एक्टिविस्ट के नाम पे लगे हुए हैं, वो सारे आपको बाकी समाज से अलग काट के अलग लेके जाना चाहते हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं, अभी 1 महीने के एपिसोड देख के, 1 महीने में हिसार में 2-3 घटनाएं हुई, एक हमारे गांव वाली घटना हुई, उसके बाद आपके खिलाफ कितना जहर हो रहा है। मैंने मेरे जीवन में लंबा संघर्ष हो लिया, पुलिस के पक्ष में कभी आंदोलन होता नहीं देखा था। हजारों लोग पुलिस के पक्ष में खड़ा होके और लड़ने मरने की बातें कर रहे हैं। ये कल्पना थी जो आप साथी, मेरे दलित साथी सुन रहे हो, थी आपको कल्पना कि वो नौबत आएगी जब आपके खिलाफ, ये ऐसा नहीं है कि पुलिस के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है, ऐसा ना मानो कि पुलिस के प्रति वो भीतर से ये जागृत हो गया कि ये ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों ने एक सामान्य आदमी को तंग करते करते उसके इरिटेशन को, उसकी तकलीफ को, उसके उत्पीड़न को इतना बढ़ा दिया है कि लोगों ने मान लिया कि ये तो भाई गलत करेंगे और इनको रोकने के लिए हमारे को चाहे कुछ करना पड़े। चाहे जो सरकारी एजेंसीज हैं जो खुद आम आदमी के साथ भी बहुत बार गलत करती हैं, चाहे उसके पक्ष में खड़ा होना पड़े। तो ये पब्लिक का जो गुस्सा है, ये आपके खिलाफ का गुस्सा है जो पुलिस के पक्ष में झलक रहा है। तो भाई अब ये जो बातें आप जो तर्क देते हैं ना, इन भाइयों के मैं जवाब दे दूं, कह रहा है बिला दुरुपयोग तो बिला और कानून का भी होता है, बिला दहेज का एक्ट है उसका भी। अगर किसी कानून का दुरुपयोग होता है ना तो वह सुप्रीम कोर्ट है या देश की संसद में सुधार कर देती है। डोरी एक्ट में पहले जमानत का प्रावधान नहीं था दहेज वाले मामले में, अब जमानत का तो छोड़ो, वो तो कर दिया। FIR दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक वो दोनों पक्षों को बैठा के पूरी तसल्ली ना कर ली जाए। अब दहेज के कानून में तुरंत गिरफ्तारी होती है क्या? ना वकील ना दलील, वो ना वकील और ना दलील और ना सुनवाई वाला मामला इस कानून में लागू है। अगर किसी ने जोड़ घटा करके किसी की दरखास्त दे दी ST एक्ट में, तो उस पर FIR होगी मैंडेटरी है, उसकी गिरफ्तारी होगी मैंडेटरी है, नीचे उसका कुछ नहीं हो सकता। उसको हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, खुद साबित करना पड़ेगा जी मैं तो बेकसूर फंसा रखा हूं। हाईकोर्ट सुनवाई करेगा तब जाके उस आदमी को रिलीफ मिलेगा, नीचे कोई मामला नहीं। हर आदमी की गुंजाइश नहीं हाईकोर्ट तक जाने की, इसलिए लोग डर जाते हैं, इसलिए लोग सरेंडर कर जाते हैं। तो भाई जिस कानून का दुरुपयोग होता है ना, समाज भी उसके खिलाफ आवाज उठाता है और जुडिशरी भी उसको संज्ञान में लेती है। वैसे तो ये हमारे दलित भाई कहते रहते हैं कानून के हम झंडा बरदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2018 में कराया था ना कि जो गलत होगा इस कानून के तहत वो नहीं होने दिया जाएगा। कोई गलत अगर दरखास्त SC/ST के नाम पर देगा उसको वापस कानूनी सजा दी जाएगी। फिर उसके ऊपर इतना अल्लाह गुल्ला क्यों करा भाई? अल्लाह गुल्ला इसलिए करा मेरे भाई क्योंकि आपको अंदाजा है कि हमारे वोट के लिए ये राजनीति कितना ही नीचे गिर सकती है। दलित वोट कोई ऐसा नहीं कि एक कांग्रेस पार्टी दलित वोट बैंक के लिए, कांग्रेस हो, BJP हो, कोई सपा हो, कोई बसपा हो, कोई छोटी हो, कोई बड़ी हो, सभी लंबे लौट जाते हैं। क्योंकि इन भाइयों को आज तक वोट बैंक के सिवा कुछ मानना नहीं गया। इनको नागरिक नहीं मान रहे, इनको वोट बैंक मान रहे। तो ये जो भाई सुप्रीम कोर्ट में जो सुधार होते हैं हर एक्ट को लेके, ये इस एक्ट में होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। हम सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज करें, आगे चलें चीजें इतने लंबे की फिलहाल मेरी इच्छा नहीं है। फिलहाल तो समाधान के ऊपर मेरी सारी बातें आपकी होगी, समाधान के ऊपर बात करने की इच्छा है। बहुत सारे साथियों का यह सुझाव था, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी के टाइम से लेकर साथी आज तक जुड़े हुए हैं, जिन्होंने काम करते हुए देखा है और पिछले 5-7 साल 10 साल में देखा है, उनका ये था भाई हिंसा करके हिसाब किताब कर दो, हिंसा करके सुधार दो।
तो हिंसा जो है ना भाई वो किसी भी सोसाइटी में जायज नहीं है। कई बार मजबूरी हो जाती है, गर्दन पे बात आ जाती है, करनी पड़ जाती है। तो हिंसा किसी बात का समाधान नहीं है। ये मैं कह रहा हूं जिसने करके देख ली, और करके मतलब वो अल्टीमेट तक करके देख ली, सारी तरह के जो कर्मकांड हैं, जान का खतरा उठाना, सारी चीजें करके देख ली। हिंसा यदि करके आप चाहो, आप ये सोचो कि भाई हम ये 10, 20, 50, 100 का तसल्ली का लठ मार के इनका इलाज करके डरा के धमका के वो कर देंगे, ये ठीक बात नहीं होगी। ठीक पहले इसलिए नहीं होगी, संविधान में चाहे को गलत करे चाहे सही करे, अपना हल्ला करने का सबको अधिकार है, कोई गलत करे कोई सही करे। दूसरी बात ये, अगर मान लो हम ज्यादा गुस्सा महसूस करके, क्योंकि इनमें एक आध आदमी वाहियात है और वो ऐसी बात कह देता है जो चुपती ज्यादा है, जो आग लगा देती है कि इनका तो इसका तो फलाने फलाने का तो इलाज होना चाहिए। वो इलाज वाली जो बात है ना भाई, उससे भी हमने पीछे जो करके देखा, करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने सारे भाइयों ने अपने भाई को इतना तो जरूर मजबूत रखा है। जब से मैं यूनिवर्सिटी में गया था, आज बात होगी, आज मैं थोड़ा सा सभ्य जीवन जीने लग गया, लेकिन आज भी 20, 30, 50 भाई ऐसे जरूर हैं जिनको मैं पास बैठा के ये कह दूं ना मैं फलाना काम कर दो, तो वो मतलब ये नहीं पूछेंगे क्यों कर दे। आज भी है, और मेरे ख्याल से इस जन्म में तो भाईचारा रहेगा। वो करना मुश्किल नहीं है, 2.5 दिन का काम है। अगर हिंसा का सहारा लेने लग जाए ना, एक बार तो नहीं मान लो 5 से 4 दिन में लांबा लुटा जाएंगे। वो बॉर्डर छोड़ गए, भाज गया, अमेरिका जाके लुक गया, उसकी अलग बात है ना। तो इतनी सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य होते हुए भी मैं इस काम को गलत मान रहा हूं, और मैं इस दिशा में ना जाना चाहता, और ना मैं किसी भाई को कहना चाहता, ना मैं किसी को ये सजेस्ट करना चाहता कि ये समाधान है। समाधान क्यों नहीं है भाई? इस तरह का कोई भी हिंसा वाला एक्ट है ना, एक तो नैतिक भी नहीं है, दूसरा कानूनी भी नहीं है, और तीसरा इससे समाधान भी नहीं है। ये जो भाई गलत बोल रहे हैं, इनके गलत बोलने के 100 लोगों को छोड़ के बाकी मान के चलो सारे बेकार रखे हैं। 100 के अपने अपने मकसद हैं। किसी ने छोटी मोटी राजनीति दुकानदारी चलानी, किसी ने रुपये कमाने हैं, किसी का बैम पकड़ रहा है, बाकी सारा तो एक जो कहते हैं ना ब्रेन वॉश वाला मामला है। और ये जो दलित भाई हैं, वैसे मैं कह अगर हमारे जाट बोले हैं, लेकिन ये दलित जो भाई है हमारे ते भी बोले हैं। मैंने अच्छा मित्रता है, बहुत घनी मित्रता है, और कॉलेज टाइम की जो राजनीति है उसमें तो जमाए मतलब कट्ठे रहे हैं, कट्ठे सारे काम करे हैं, तो अच्छे से जाना, ये बुरे तो बिल्कुल नहीं है। इनको मिसगाइड करके अगर कोई इनका फायदा उठा ले वो अलग बात है। और दूसरे हमारे भाई हैं भाई, इनका लट्ठा होके मार काट करके हैं, आमी कौन से हमारी चोटी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एक आदमी ने जलील कर देंगे, 10 ने जलील कर देंगे, 50 जलील कर देंगे, लेकिन उससे मेरे भाई को लंबे टाइम का को समाज का भला नहीं होगा। और यदि फिर भी कोई किसी का न्यू मानदा नहीं बात, क्योंकि ये थोड़ी सी ऐसी इंटेलेक्चुअल टाइप की बात लगती है, हमने करके देख लिया, उसका फायदा समाज ले पाया क्या? और हमारे अलावा बहुत भाइयों ने करके देख लिया। जाट आरक्षण में कितने भाई, किन ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली खाई, होया समाज में कोई बड़ा सुधार है? समाज में बड़ा सुधार इस तरह के एक्ट के बाद हमारा तो छोड़ दो, आज छोड़ दो, पीछे ले जाऊं आपने। भगत सिंह और फांसी चढ़े 1931 में। भगत सिंह की फांसी से पहले देश में उबाड़ था बहुत बड़े लेवल का। महात्मा गांधी का कद छोटा पड़ गया था। देश में अगर नाम था तो एक भगत सिंह का नाम था। इस बड़े लेवल की देश में जागृति थी। और भगत सिंह ने मरने से पहले कहा भी था, भगत सिंह से किसी साथी ने पूछा, बोला भगत सिंह आपके जो विचार हैं 23 साल की उम्र में बहुत हाई लेवल के विचार हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल आप आदमी हो, आप क्यों नहीं मर्सी पिटीशन पे साइन करके और फांसी की बजाय काले पानी में चले जाते? देश तो 10-20 साल में आजाद हो ही जाएगा, आप बाहर आके देश के लिए समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हो। तो भगत सिंह ने कहा कि भाई मेरी नजर में जो मेरा जीवन है ना, मैं उसकी कीमत लगाता हूं। अगर मेरे किसी सेक्रीफाइस से देश का समाज का ज्यादा भला होता है, मैं मानता हूं कि वो काम करना ज्यादा बेटर है। मेरे को ये लगता है, भगत सिंह ने कहा कि मेरे को ये लगता है मेरी फांसी से, मेरी जान जाने से इस देश का हर नौजवान खड़ा होगा और इस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ और लूट और शोषण की व्यवस्था इसके खिलाफ इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो मेरे को ये लगता है कि मेरे जीवन की जो कीमत मैं वसूल कर सकता हूं वो मैक्सिमम वसूल कर लूंगा मैं फांसी चढ़ के। वो उनके दिमाग में थी, कोई वो पागल नहीं थे। और बहुत विचारों की एक अलग बात है, लेकिन जो जज्बा, जो आपको कई महीने पहले जब ये पता चल जाए कि जो काम मैं कर रहा हूं उसके बदले एक दिन मेरे गले में फांसी का फंदा कसा जाएगा, तो किस लेवल का उनका जज्बा होगा। जब मौत को आप 15 महीने लगातार देखें, रोज विजुलाइज करें, तो बहुत महान आदमी थे वो। तो उन्होंने जो कराया उसका देश में 100% असर हुआ। पूरे देश में जज्बा खड़ा हुआ, देश में सरकार के खिलाफ बड़े लेवल के आंदोलन हुए। महात्मा गांधी को भी काले झंडे दिखाए गए। यहाँ अधिवेशन था कांग्रेस का, कराची में था शायद 1931 का, और देश में बड़े पैमाने पे नौजवान सड़कों पे उतारू हो गए। आपको जान के हैरानी होगी, वो जो जज्बा पैदा हुआ अंग्रेजों को खाड़ फेंकने का, वो ज्यादा लंबा नहीं चलने दिया गया। 1931 के लास्ट में या 32 में
गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर के दंगों में शहीद हुए थे। आपने सभी ने पढ़ा होगा, जो ज्यादा पढ़े लिखे साथी हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको तो सभी को ध्यान होगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत बड़ा नाम थे, बहुत ओजस्वी नेता थे, बड़े भारी समाज सेवी थे, बड़े नेता थे, गिनती के देश के 5-7 नेताओं में थे। गणेश शंकर विद्यार्थी को कानपुर में दंगों में मार दिया गया। ये किसी ने नहीं लिखा वो दंगे क्यों हुए थे, इतिहास की किताबों में छोटा सा 4-6 लाइन की बात है। वो एक इतने बड़े आदमी का ऐसे मार दिया जाना डिटेल में किसी ने बताया नहीं। उसमें हुआ क्या था कि भगत सिंह के कुर्बानी से नौजवानों में जो जागृति थी, उससे अंग्रेजों की और उस समय के जो बड़े ठेकेदार थे उनकी जड़ें हिल गई और उन्होंने उस दंगे को हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया। जो ताकत अंग्रेजों के खिलाफ लगनी थी, अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ के जिस ताकत ने फेंकना था नौजवानों की ताकत ने, उसको हिंदू मुसलमान के रूप में लड़ा दिया गया। हजारों नौजवान आपस में लड़ पड़े हिंदू मुसलमान के नाम पे, खड़े हुए थे भगत सिंह के नाम पे, लेकिन लड़ पड़े भगत सिंह के नाम पे। और दंगों को शांत कराने में गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो भीड़ द्वारा मार दिए गए। तो ये हिस्टोरिकल मैं इसलिए कह रहा हूं, कई भाइयों को लगता है ना बड़ा काम कर देंगे, बड़ी जागृति आ जाएगी, बड़ा प्रयत्न नहीं आता। भाई हमने कराया 2016 में, उसका किसको फायदा मिला? जो जाट आरक्षण में जो भाइयों ने कुर्बानी दी, किसको फायदा मिला? जाटों में जज्बा पैदा होगा, जोश होगा, एक आइडेंटिटी का एक फील आ जाती है, आदमी कास्ट कॉन्शियसनेस आ जाती है, इज्म आ जाता है। उस इज्म का, उस भावना का किसने फायदा उठाया? चौटाला का पोता, मैं चौटाला का पोता हूं जी, मैं भारी क्रांतिकारी हूं, मैं धरती पलट कर दूंगा, मन्ना की मैं बना दो। उसको उस टोटल जो मूवमेंट था ना, जो जज्बा था, जो जोश था जाटों में, उसका फायदा उस आदमी को मिल गया। तो ये इस तरह के जो एक्ट होते हैं ना, इसका फायदा ना तो समाज को मिलता भाई, ना तो समाज में, अब जिस भावना के साथ हमने करा, जिस भावना के साथ जाट आरक्षण में भाई कुर्बान हुए, उस भावना का फायदा तो हुआ नहीं ना कोई। क्या फायदा हुआ? ना तो कोई आरक्षण मिला, ना ही समाज को सम्मान मिला, समाज में और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई। तो भाई मेरे कहने का लबोलो अब ये है कि आप कुर्बानी के लिए ये मत सोचना कि हम कभी घबराएंगे। हमारे सारी चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, लोग हैं, साथी हैं, भाई हैं, लेकिन उस कुर्बानी का, इस तरह के जो एक्ट हैं, उसका फायदा समाज को नहीं मिलता। जो समाज के बड़े ठेकेदार होते हैं ना, जिसने बड़ा दुकान जमा रखी होती है, वो उठा ले जाते हैं। भाई मारे जाते हैं सैकड़ों की तादाद में, जेलों में सड़ते हैं लोग सैकड़ों की तादाद में, फायदा को पॉलिटिशियन उठा ले जाता है, समाज वहीं का वहीं, उससे भी नीचे चला जाता है। हम 2016 में जहां थे आज उससे नीचे हैं, आगे नहीं गए। तो ये सारी चीजें भाई, जो पढ़ा लिखा भाई है ना, आप में बहुत सारे साथियों में चर्चा होती है, सारे वो सोचते हैं उन चीजों के बारे में। तो ये रास्ता नहीं है आज के लिए, आज के लिए हिंसा कोई रास्ता नहीं है। अति हो जाएगी किसी दिन मैं महसूस कर लूंगा कि वह अति होली अब नहीं मान लो सहन होता, वो कोई अलग बात है। लेकिन इस परिस्थिति में जब सामने से कोई भाई अपनी कह रहा है बात, चलो हमने कड़वा ला गया है, गाली दे के कह रहा है, कोई बात नहीं थी, हमारी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे इतनी सहन शक्ति होगी। हाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम पे नहीं, यूनिवर्सिटी टाइम पे मैं फिर कहता हूँ, जो साथी मेरे साथ पढ़े हैं, खासतौर पे दलित साथी हैं, उस टाइम पे अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा कराया होता ना, फिर 2.5 दिन नहीं चलने देते सारे मामले को, फिर नहीं चलने देते। लेकिन आज सहन शक्ति सी होगी, अच्छा बुरा देख के ये होगा कि कोई नहीं भाई, अपना अधिकार है। दूसरा मैंने बताया, इसका समाज को फायदा नहीं होता। तीसरा, ये जो बकाए हुए दलित भाई है ना, जिसको ज्यादा भी नहीं है, गामा में 2 मारगा में 1.5-2 होगा, 2.5 होंगे, 3 होंगे, 3 आदमी होंगे मुश्किल है। अब 3, 4, 5 आदमी किसी गांव में हैं बकाए आए हुए, उनके लिए यदि हम गलत रास्ता पकड़े तो वो व्यवहारिक नहीं है, ठीक नहीं है, समाज के हित का नहीं है। इसके अलावा रास्ता क्या है? कई भाइयों का वो था, इसके अलावा रास्ता है भाई एकजुटता का, रास्ता है जागृति का, रास्ता है जो गलत है उसके खिलाफ स्टैंड लेने का, ये कहने का नाम है गलत है और इसके खिलाफ हम खड़े हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम गलत कुछ हो रहा है चाहे बदले में फांसी मिलती हो, हम झुकेंगे नहीं। हम अपनी जो राजनीतिक किसी के एम्बिशन है उसको लात मार देते हैं, नहीं बनना हमने सरपंच, नहीं बनना पार्षद, नहीं बनना एमएलए, नहीं बनना हमने सांसद। उसके बाद देखना आप दिन कितने लगेंगे। एक बार जब समाज संगठित हो जाएगा ना, वे गलत नहीं होने देंगे SC ST के नाम पे। अगर किसी भाई पे SC ST के भाई पे अत्याचार होता है, हम ये कहें भाई हम स्टैंड लेंगे तेरे लिए, लेकिन तू ये जो मामला है ना, ये ठेकेदारों को बुलाना और इनके माध्यम से जहर फैलाना और ये तमाशा करवाना, ये करेगा तो भाई बिल्कुल तेरे खिलाफ खड़े होंगे। जैसे ये हिसार में देखे ना, गणेश वाले मामले में अगर हम नहीं खड़े हुए तो ऑटोमेटिक भी लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन चूंकि मैंने कहा था शुरू में भाई हमने तो घंटा बांधने का फैसला कर ही लिया है, तो हम ही खड़े होंगे भाई। मैं तमाम दलित भाइयों से बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं भाई, हमने एंड पॉइंट महसूस कर लिया, अब इसके बाद पीछे हटने के लिए गुंजाइश थोड़ी नहीं। हमारा आदमी मार के, हमारी चाची ताई का कत्ल करके अगर पीड़ित बने घूम रहे हो और कोई कह रहे हो कि आगे जांच होगी, फलान होगा, दकड़ होगा, ये है कि आप में अहंकार आ गया भाई। और अहंकार तो रावण का भी नहीं खटांदा, अहंकार तो बड़े बड़े का नहीं खटाया। तो अब तो वे रिएक्शन होगा, और रिएक्शन की शुरुआत आपने देखा हिसार में, लोग आपके खिलाफ पुलिस के पक्ष में खड़े हुए। ये जगह जगह होगा, जहां भी SC ST एक्ट का
झूठा कोई मामला बनाओगे, कोई ड्रामा तमाशा करोगे, बराबर में जाके भाई लोग खुद खड़े होंगे, या फिर हमने ये घंटा बांध लिया, घंटी बांध ली इस मामले में, गढ़ में ले लिया है सारा मामला, तो हम खड़े होंगे भाई, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर आप ये देख लेना उस चीज का समाज को फायदा होगा कि नुकसान होगा। जो चीजें आपकी दबी पड़ी हैं वो भी सारी एक्सपोज हो जाएंगी, जो गलत सही ये करते हैं ना वो सारी एक्सपोज हो जाएंगी। लंबा भविष्य है नहीं। सतीश बामल कह रहे हैं नहीं भाई वो परिस्थिति नहीं आने देंगे, आज अगर ये 2 हैं तो इनको 20 नहीं होंगे। 20 इसलिए नहीं होंगे, हम कोई पागल नहीं है, हमारे को पता है किसी दलित भाई के साथ गलत होता है तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है उसके लिए लड़ना। बीच में हमने वो हो सकता है किसी टाइम बुला दी हो, इन भाइयों का आइसोलेशन महसूस हुआ, अलगाव महसूस हुआ कि ना हमारे साथ गलत हो रहा है, गलतियां तो करी होंगी। अब तक तो मैं खाली इन्हीं को गिना रहा था, मैं अब मेरे जाट भाइयों से या ब्राह्मण हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, मेरे नजर में तो मैं अलग सिद्धांत है मेरे अध्यात्म के संबंध में, सभी भगवान हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी के भीतर परमात्मा है। मैं तो सबको बराबर मानता हूँ। हाँ, बार उसके कर्मों से कोई अपराध करेगा, गलत करेगा, उसकी वजह से डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन फिर भी चूंकि कास्ट आइडेंटिटी है, कुछ जातियों को बड़ा माना जाता है। विशेष तौर पे हम अपना जो भाईचारा है उसको कहना चाहते हैं कि भाई वो पहले वाला टाइम नहीं रहा, पहले वाला वो समय नहीं रहा कि किसी को भी हम कुछ भी कह दें या किसी का भी कुछ भी कर दें। अब वो समय बदल चुका है, अब समय बराबरी का है। बराबर तो हम सभी पहले भी थे, लेकिन आज हर तरह से जो जागृति आई है उसके बाद दिखने वाली बराबरी भी महसूस होनी चाहिए। जो कहते हो ना भीतर में जो बाहर दिखना भी चाहिए, तो हमारे दलित भाइयों को वे अलगाव महसूस ना हो। अगर आसान तरीका है मेरे लिए, मैं जाट जाट कर दूं, इनको दलित भाइयों को 5 मुंडी बात सुना दूं, ये कर दो वो कर दो, आसान तरीका है, लेकिन वो समाज के हित का नहीं है। और नाम चमकाने की मेरी इच्छा यूनिवर्सिटी टाइम में मर गई थी, अति कर ली थी मैंने, मेरे जितनी आदमी की इच्छा होती है इतने लोग जान ले, तो ना मेरे भाई को थोड़ा जल्दी हुआ करके नाम कमाने की इच्छा बच रही है। सिर्फ एक इच्छा है कि अगर मरे हम जब भी 10 साल 20 साल 5 साल 50 साल, तो मरते हुए ये ना हो कि हमने अपने काम से किसी दूसरे का नुकसान कर दिया। यही परिभाषा है कि अपने काम से दूसरे का नुकसान ना हो, फायदा होने में साथ वाले के समाज के टाइम लग जाए लेकिन नुकसान ना हो। तो मेरे तमाम जो जाट भाई हैं भाई, जितने भी अपने आप को अपर कास्ट का मानते हैं, अपना ऐसा काम करेंगे भाई जिससे इनको महसूस ना हो कि तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है। और अगर ये इनकी तरफ से कोई गलत होगा, कोई SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होगा, तो बिना डर के वे, बिना किसी हिचक के, कोई मुकदमे की, कोई टकराव की परवाह करे बिना भाई बिल्कुल 100% मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हमारे किसी भी भाई पे दलित एक्ट का नाजायज इस्तेमाल का यदि कोई मामला बनता है तो पूरी ऊर्जा के साथ पूरे समाज को खड़ा करेंगे। और उसको समाज को खड़ा करने की और इकट्ठा करने की भाई शुरुआत का दिन 13 सितंबर रखा है। हमने जो पीछे समाज के आंदोलन करे हैं जाट समाज ने विशेष तौर पे, उसमें 13 सितंबर की अहम भूमिका है। और हमारे भी बहुत सारे साथी कनेक्ट हैं पुरानी चीजों से। तो 13 सितंबर का दिन है भाई, एक बहुत बड़ी हम पंचायत करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप उस तारीख को याद रखिए। जगह का चुनाव जींद में मेरा प्रयास है कि वे जींद की धर्मशाला में करें, लेकिन वहां इलेक्शन को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट सा बन रहा है। अगर वो डिस्प्यूट खत्म हो गया तो जींद की जाट धर्मशाला में ना तो वे अपने गांव में अपने जगह पे यहाँ पे करेंगे। तो 13 सितंबर के लिए भाई पहले तो मेरे तमाम जाट भाईचारे से निवेदन है, अपनी डेट आप बुक कर लो भाई। दूसरा भाई ये दलित भाई ने कहा मारती मौका ना देंगे भाई, खुला मौका है। मैं तो मेरे जो विरोधी हुए हैं उनसे भी कहा करूँ आ जाओ कि मैं ज्ञान की बात है मन ने बता जाओ। तो वे 13 सितंबर को यदि कोई भाई ऐसा महसूस करता है दलित भाई कि हमारे साथ अत्याचार आज भी हो रहा है, तो उसको अपनी बात कहने की पूरी छूट है, लेकिन उसको इतनी सभ्यता जरूर होनी चाहिए कि अपनी बात कैसे रखी जाती है, समाज को जोड़ने वाली कोई बात होनी चाहिए। तो वह 13 सितंबर का आप सभी का न्योता है। और 13 सितंबर से पहले जहां जहां हमारे साथी कनेक्ट हैं, क्योंकि गांव वाले मामले में भी मैं बाहर कहीं नहीं गया, गांव की पंचायत की तरफ से 10-20 गांव में गए होंगे। तो हरियाणा में साथी जो जुड़े हुए हैं 1000-1200 गांव में हमने पहले अपना इकाई संगठन खड़ा कर रखा था, ढीले पड़ गए, सारी चीजें डाउन होगी। तो सभी गांव में जाएंगे और सभी गांव में जाके पूरी डिटेल में बात करेंगे, 36 बिरादरी के भाइयों से बात करेंगे और इस बात को वे समाधान तक लेके जाएंगे। इसमें समय लगेगा, मैंने बता दिया 2.5 दिन वाला जो काम है ना वो करने का फायदा नहीं, फिर कर देगा संजीव, कोई बड़ी बात नहीं। 5-10 आदमियों का समाधान करना कोई बड़ी बात नहीं। और ये इसलिए भी कह रहा हूं, कई भाई आड़ा बड़ी बात करते हैं, हमें तो न्यू करते हैं भाई, हमने सारी चीज कर रखी है, ये तो कुछ नहीं 10-20 भाई, इनमें तो कोई न्यू भी को नहीं, कोई MLA मंत्री हो, इनमें तो न्यू भी को नहीं SPG प्रोटेक्शन ले रहा हो, कुछ भी मामला नहीं है, राह चलता किसी ने कोई पकड़ लो।
जो मौका के सांसद था जिसने बड़ी बड़ी सुरक्षा मिल रही थी, 5 से 4 आदमी गल्ला चालिया करते, जब करण पावा तो आदमी क्यों नहीं कर सकता। तो मेरे भाई बड़ी बात ना करके इतनी की बात करो जो दूसरा आदमी ने सुहा जाए। तो कोई अहंकार की बात हो कल वापस वह लेनी पड़े, उस बात में कोई दम नहीं। मैं मेरी बात ने विराम की ओर लेके जाते हुए मेरे तमाम भाइयों से अपील करूंगा, भाई अपनी कमर कस लो और समझदारी के साथ कस लो। इसमें न्यू को नहीं कि भाई कमर कस के हमने लट्ठाने हैं और में वो करना है। आप सारे पढ़े लिखे भाई हो, और पढ़े लिखे जो कागजी पढ़े लिखे ना है वो इस फेसबुक का जमाना में फेसबुक पे विचारों का आदान प्रदान सीख गए। हमारे जो बूढ़े जिन्हें पढ़ाई ना करी वो भी फेसबुक पे यूट्यूब पे अच्छी माड़ी बात देख के सारी बात सीख गए, अच्छा के माड़ा के। तो भाई सारे तैयार हो जाओ, एकता के बिना कुछ नहीं है, और एकता करे के बाद तो चक्की में करना पड़ो, फिर तो मामला ही कुछ नहीं है। असल में तो एकता कर लोगे, मजबूत हो जाओगे सारे। तो ये जो एक्ट का दुरुपयोग करने वाले, जाति के नाम पर दंगा करवाने वाले, जाति के नाम पर नाश करने वाले लोग हैं, वैसे कर लाग जाएगी ना लागेगी तो बहुत घने तरीके हैं, लेकिन समाज उस जो कर्म है उसको इस्तेमाल करने वाला तो हो। और भाई कई भाइयों के सवाल, एक साथी ने बड़ा बढ़िया सुझाव दिया था कि SC एक्ट की, SC ST के जो मुकदमे हैं इनमें कोई हम ऐसी कोई बात कह सकते हो जो सरकार का पल्ला पड़ जाए। सरकार तक तो भाई बात बाद में पूछेगी, पहले समाज में एक बात चालन की बात है। वह बात यह है कि आज के दिन साइंस बड़ी तरक्की कर गई, और साइंस में नर्को एनालिसिस टेस्ट आ गया, लाई डिटेक्टर टेस्ट आ गया, और भी बहुत तरह के टेस्ट आ गए जो किसी आदमी का झूठ साचना एक लिमिट तक जरूर पकड़ सकें। तो क्यों ना जो ये झूठे सच्चे मामले चाहे वो SC ST एक्ट का बनता हो या और कोई कंट्रोवर्शियल मामला हो, जो झूठ साच दो पक्ष खड़े हो, एक नुकंदा हो या सच्ची, दूसरा कंधा हो या सच्ची, वहां पे नार्को एनालिसिस टेस्ट मैंडेटरी कर दिया जाए, वहां पे लाई डिटेक्टर टेस्ट मैंडेटरी कर दिया जाए। और इसकी शुरुआत अक्यूज्ड अपने आप से कर दे, जिस पे आरोप लग रहा है, मान लो मेरे पर आरोप लग रहा है मैंने फलाना गंदा काम कराया, पहले तो मेरा करवाया जाए, मेरा लाई डिटेक्टर, मेरा नार्को टेस्ट करवा के फिर जो आरोप लगाने वाला उसका करवाया जाए। तो मैं ये बात चाहता हूं समाज में ये बात चले कि SC ST का दुरुपयोग अगर रोकना है तो इसके लिए एनेबलिंग कर दिया जाए, मैंडेटरी कर दिया जाए। पहले अक्यूज्ड का लाई डिटेक्टर होगा, और फिर अगर अक्यूज्ड ठीक पाया जाता है तो फिर जो अपने आप को विक्टिम कहता है उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। तो ये मेरा जो साथी ने सुझाव दिया था वो सुझाव है। ये कह रहा है क्यों जातिवाद का जहर फैला रहे हो समाज में। कोई नहीं भाई, जातिवाद का जहर कौन फैला रहा हो तो समाज जाना है। ये तारीने बातें कारण तो चल रहा है, हमने तो हमारी जाति का नाम लेने की जरूरत ना पड़ी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना पड़ी, आड़े भी ना जरूरत पड़ती। तामे रोज में फार्म भर रहे हो, कदे क्या है नाम पे, कदे कोई किमें हो जाओ। इस हार में 3 एपिसोड हो लिए, लाडवा नहर वाला मामला, एक वो जो मंगाली वाला मामला, एक गणेश वाला मामला, और 15-20 दिन के भीतर हो लिए। तो भाई ये जो जातिवाद कौन फैला रहा है, हर कौन ना है, झूठी साची ID बना के इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। और सब गामा में जाओगे भाई, सब गामा में जाओगे भाई। देव भाई ठीक बात कह रहे हो, ठीक बात कह रहे हो। सारे गामा में जाओगे भाई, कैथड़ वाले, जींद वाले, नरनुंद वाले, हिसार वाले, ब्याणी वाले, रुतक वाले, सोनीपत वाले, सारे भाइयों दूर जावांगे। अपने अपने गांव में बढ़िया सारे भाइयों से मुलाकात करके आगे की तैयारी कर लेंगे। भारत भ्रमण की तो भाई बेसमर्थक होनी, 13 सितंबर तक तो हरियाणा भ्रमण होगा कनिष्क भाई, हरियाणा भ्रमण करांगे। और सारी बात मैंने बड़े डिटेल से आज बात करी है, आप समझ गए होगे। और कुछ बात इसी हो अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना करने की होती, और मैं तो जमाए नहीं करी, ना कभी गाली गलौज करी और ना इस तरह का कोई वो कराया। और वक्त के साथ साथ थोड़ा सा नरम होने की भी वकल आएगी। अरे भाई तमें दलित भाई हो, गुंडे तो तमाम गुंडे तो हमने बताओ जातिवादी गुंडे, अब ये तो जाट न्यू कर दे। आड़े तमें भाई आज कमेंट करने लग रहे हो, ये सारे कमेंट करना बद्दी ते बद्दी गाल देना बहुत घने लोग ना हुए है। इन घटिया बातों में कुछ आनी जानी को नहीं हुई। जो समाज में जहर बढ़ रहा है या तो खुद उसने मिटाओ, जो तारे गंदे काम कर रहे हैं। रे कितने डूब मरण की बात है, जिसने हत्यार बलात्कार कर रखे उनके पक्ष में खड़े हो गए तुम नारे लाओ। ये जो कमेंट कर रहे हैं 2-4 भाई मैं कहने लग रहा हूं क्योंकि यूं बड़े समर्थक दिखे मैंने, तो उसके बाद भाई मारे दौरे गुंजाइश को नहीं, मारे दौरे पाछा टंडने जगह को नहीं, न्यू को नहीं, मारी काकी ताई भाइया ने उनकी गर्दन कटवावा और फिर लोगों की गाड़ सुना। वो सहन शक्ति जवाब देगी। बिना तम भी काम धंधे लग रहे थे, हम भी और काम हम लग रहे थे, और काम धंधे की बात तो याद आ गया भाई। जो आत्मनिर्भर जो मिशन चलाया था, आत्मनिर्भर रोजगार मिशन, वो भी न्यू चल लगा भाई। और जल्दी वो सारी चीजें खड़ा करांगे, क्योंकि 2, 5, 10, 20, 50 आदमियां के हमारे रास्ते में रोड़ा बनते, हमारा जो मिशन है उसने नहीं।
हमारा काम ने हमारा मिशन ने नहीं रोकांगे भाई। 13 सितंबर ने यो काम करांगे और साथ साथ रोज वो काम चलते रहेंगे। और जितने भाइयों के वे सुझाव आओगे आकर फिर वीडियो में उन पर चर्चा कर लेंगे। एक बात खत्म होने तो पहले मैं फिर कहूंगा भाई, हमारे जाटा की बदनाम करने खातर 3-4 जो घटना उनका कांड इस्तेमाल कराया जाए। एक तो वेला मुरथल कांड जाट आरक्षण में, एक वेला गुहाना कांड, एक मिर्चपुर कांड, एक फलाना कांड, तगड़ा कांड। ज्यादा तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 3 जिन कांड बतावा ना भाई, इनके ऊपर तथ्य सहित बात करांगे। मुरथल में एक विक्टिम नहीं पाई, लेकिन जाट बलात्कारी घोषित कर दिया। आज तक भी छापते हैं, कितने भी कोई लिख दे। मिर्चपुर में घटना के हुई, के बना दिया उसका। और गुहाना में किस वजह से मामला था और के उसका बना दिया, बदनाम अलग भी जाट हो रहे। तो इन बातों को बोलांगे भाई, ना तो ऐसा होगा या सरकार और ये जो चल रहा है मामला, हमारी अगली पीढ़ी जाटा ही नहीं लगा तारे बाप दादा ने बड़ा अत्याचार कराया था मुरथल में, मिर्चपुर में। तो इन बातों में भाई गंभीरता तक बात करांगे। आप सब भाइयों ने मेरी बात सुनी भाई, बड़े गंभीर विषय पर चर्चा हुई। आप सब तक अपील करूंगा, इसमें बड़ी गंभीरता से लोगे। और दोबारा हमने कहा अगर शुरुआत कर दी तो रोज का अपने भाईचारा ने जोड़न का, अपने विशेष तौर पर जाट समाज ने संगठित करने का। और ये पंचायत जो है होगी वे सर्व समाज खातर, छत्तीस बिरादरी खातर, लेकिन यह जाट समाज की पहल पर होगी। जो भाई ने कहा वे जाट तकड़े भी हैं तो भी ना कर दे, वे जाट तकड़े है ना तो अपना तकड़ा होने का धर्म निभाओगे। सारे भाईचारा ने जोड़ के और इस SC/ST एक्ट का कारण जो जहर समाज में फैल रहा है जातिगत, उसका समाधान का काम करेंगे। और हमारे दलित भाइयों के बीच में जो या महसूस हुआ है कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता, उसके बारे में भी गंभीरता तोड़े बात करके उसका भी निर्णायक फैसला लेंगे। किसी दलित मजदूर भाई ने यो महसूस नहीं होगा कि तारा साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल नेता बना दिए भाई, इन इंटरनेशनल नेता के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। अकबर हमने तारी जरूरत नहीं है, हमने हमारे भाईचारे की जरूरत है। सारे भाइयों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय सिया राम।